इस कहानी की शुरुआत समुद्र में चल रहे एक बड़े जहाज से होती है। ये सन 1897 का समय होता है। इस जहाज में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिलीन लेस्ट्रेंज, जो कि उसकी कजिन है, भी मौजूद होते हैं। एमिलीन के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जहाज सैन फ्रांसिस्को की ओर जा रहा होता है और इस वक्त पैसिफिक ओशन में होता है। रिचर्ड के पिता को यहाँ बहुत चिंता होती है। वह कैप्टन के पास जाकर पूछते हैं, क्या हम रास्ता भटक चुके हैं? कैप्टन कहता है, हाँ, लेकिन हम जल्द ही सही रास्ते पर लौट आएंगे। इसी दौरान अचानक जहाज में आग लग जाती है और हर तरफ धुआं फैल जाता है। इसी अफरा तफरी में जहाज का कुक पैडी रिचर्ड को पकड़कर सेफ्टी बोट में नीचे उतर जाता है। बाकी लोग भी अपनी अपनी बोट में जाने लगते हैं, लेकिन जहाज में आग और धुएं के कारण वह वाली बोट जिसमें एमिलीन और रिचर्ड थे, बाकी लोगों से अलग हो जाती है और अब पैडी, रिचर्ड और एमिलीन तीनों छोटे से बोट में समुद्र के बीच फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद पैडी को पानी में एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स तैरता हुआ मिलता है। उसे लगता है कि इसमें खाने का सामान होगा, इसलिए वह उसे खींचकर अपनी बोट की तरफ ले आता है, लेकिन उसमें खाना नहीं बल्कि शराब होती है। अब ये लोग पूरी तरह पैसिफिक ओशन में अकेले फंसे होते हैं और इन्हें नहीं पता होता कि किस दिशा में जाना है। लगातार 2 दिनों तक ये तीनों उसी बोट में तैरते रहते हैं। दूसरे दिन दोपहर में एमिलीन को दूर एक द्वीप दिखाई देता है। वह पैडी को बताती है। पैडी तुरंत अपनी नाव उस तरफ मोड़ता है और कहता है, अब हम आज़ाद हैं। ये तीनों उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यह एक बहुत ही हरा भरा और सुंदर द्वीप होता है। यहाँ पर खाने के लिए फल, पीने के लिए पानी और आसपास बहुत सी प्राकृतिक चीजें मौजूद होती हैं। एमिलीन को समुद्र किनारे एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है। पैडी उसे खोलता है। उसमें वाइन की बोतलें होती हैं, जिसे देखकर पैडी बहुत खुश हो जाता है। फिर ये सभी एक ऊंची चट्टान पर जाकर आसपास देखते हैं कि कहीं कोई जहाज दिखाई दे, लेकिन दूर दूर तक कोई भी जहाज दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह जहाज़ों के आने का रास्ता ही नहीं होता। एक दिन एमिलीन गलती से जहरीली बेरी खा लेती है। पैडी तुरंत उसे रोकता है और कहता है, इन बेरीज को कभी मत खाना, ये जहरीली हैं। इन्हें खाने से इंसान की मौत हो सकती है। अब धीरे धीरे यहाँ कई दिन गुजर जाते हैं। कोई भी उन्हें ढूंढने नहीं आता। पैडी यहाँ दोनों बच्चों को खाना ढूंढना, पानी बचाना, आग जलाना और सर्वाइवल के अलग अलग तरीके सिखाता है। समय बीतता है और महीनों बाद ये लोग यहाँ अपना छोटा सा घर भी बना लेते हैं। एक रात पैडी सो रहा होता है कि उसे जंगल की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अगली सुबह वह जांच करने जाता है तो उसे समुद्र तट के दूसरी तरफ एक मृत शरीर मिलता है। उसे देखकर पैडी समझ जाता है कि इस द्वीप के दूसरी तरफ कुछ आदिवासी ट्राइबल कैनिबल्स रहते हैं जो इंसानों को मारते हैं। वह तुरंत वापस रिचर्ड और एमिलीन के पास भागकर आता है और उनसे कहता है, मुझसे वादा करो कि तुम उस तरफ कभी नहीं जाओगे। उस इलाके में आदिवासी रहते हैं और वे इंसानों को मार देते हैं। रिचर्ड और एमिलीन उससे वादा करते हैं। अब एक रात पैडी बहुत ज्यादा वाइन पी लेता है। जब रिचर्ड और एमिलीन सो जाते हैं तो पैडी अपना वाइन का कैन लेकर सामने वाले द्वीप की दिशा में चला जाता है। अगली सुबह जब रिचर्ड और एमिलीन उठते हैं तो देखते हैं कि पैडी वहां नहीं है। वे दूरबीन से देखते हैं और उन्हें वह सामने वाले द्वीप पर दिखाई देता है। दोनों वहां पहुंचते हैं और देखकर समझ जाते हैं कि पैडी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब रिचर्ड और एमिलीन वापस अपने द्वीप पर आ जाते हैं। उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उन्हें अब अपने जीवन की हर चीज खुद करनी होगी। भले ही वे बच्चे हैं, लेकिन पैडी ने जो सर्वाइवल स्किल सिखाई थी उन पर चलकर वे जीना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कई साल गुजर जाते हैं और अब दोनों पहले से काफी बड़े हो चुके हैं। उनके शरीर में बदलाव आ चुके हैं। उनके पास पहनने के लिए वे ही कपड़े हैं जो उस समय समुद्र में मिले बॉक्स में थे। अब यहाँ रिचर्ड को दिखाया जाता है कि वह कहीं ना कहीं एमिलीन की तरफ आकर्षित होने लगा है, लेकिन यह कैसा आकर्षण है इसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि वे बचपन से दुनिया से पूरी तरह अलग हैं। एक दिन रिचर्ड मछलियां पकड़ रहा होता है। उसी दौरान एमिलीन दूसरी तरफ जाकर पानी में नहाने लगती है। तभी उसे पानी में खून दिखाई देता है। वास्तव में उसे आज पहली बार पीरियड्स हुए थे। वह घबराकर चीखने लगती है। रिचर्ड उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचता है, लेकिन एमिलीन रिचर्ड को वहां से जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद रिचर्ड वापस आता है और पूछता है, तुम्हें बिना चोट लगे खून कैसे निकला? लेकिन एमिलीन कुछ नहीं बताती। ये बात रिचर्ड को बुरी लगती है, क्योंकि आज तक दोनों ने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया था।
इसी दौरान रिचर्ड बांस और लकड़ियों से एक बेड़ा बनाना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वह इस बड़े समुद्र को पार कर पाएगा। समय और बीतता है। वे एक दूसरे के शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि यह क्यों हो रहा है। एक दिन एमिलीन को ड्रम बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वह ऊंची चोटी पर जाकर देखती है तो उसे आवाज़ें सामने वाले उसी द्वीप से आती दिखाई देती हैं जहां पैडी की मृत्यु हुई थी। वहां उसे एक मूर्ति दिखाई देती है जिसके नीचे खून बह रहा होता है। इसका मतलब वहां रहने वाले आदिवासी किसी धार्मिक रस्म या बलि जैसा कोई कर्मकांड कर रहे थे। यह देखकर एमिलीन डर कर वापस रिचर्ड के पास आती है और कहती है, मैंने वहां खून देखा। रिचर्ड गंभीर होकर कहता है, पैडी ने हमसे वादा लिया था कि हम उस तरफ कभी नहीं जाएंगे, वहां जाना खतरनाक है। और दोनों तय करते हैं कि वे द्वीप के उस हिस्से में कभी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे और समय बीतता रहता है। एक रात एमिलीन सोते समय सपना देखती है कि रिचर्ड मर चुका है। वह डर कर उठ जाती है और रिचर्ड को गले लगा लेती है और कहती है, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। रिचर्ड कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब रिचर्ड सच में एमिलीन की तरफ आकर्षित होने लगता है। वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन एमिलीन उसे धक्का देकर दूर कर देती है। इन दोनों की बॉडी में प्यूबर्टी के कारण फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि यह क्या है। इसके बाद रिचर्ड नाराज हो जाता है और कई दिनों तक एमिलीन से ठीक से बात नहीं करता। रिचर्ड गुस्से में तट की तरफ चला जाता है। तभी वह देखता है कि समुद्र में एक जहाज गुजर रहा है। रिचर्ड तुरंत घर की तरफ दौड़ता है जहां एमिलीन होती है। एमिलीन ने भी जहाज को देख लिया था, लेकिन उसने जानबूझकर आग नहीं जलाई क्योंकि उसे यह द्वीप बहुत पसंद आ चुका था। वह इस जगह को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अब जहाज इतनी दूर निकल चुका था कि आग जलाने का कोई फायदा नहीं था। रिचर्ड को यह बात बेहद गुस्सा देती है। उसे दुनिया में वापस लौटना था, शहर, लोग, जीवन। लेकिन एमिलीन नहीं चाहती थी कि वह कभी भी उसे छोड़कर जाए। गुस्से में रिचर्ड ने तय किया कि वह अपने हाथ से बनाए हुए बेड़े पर बैठकर अकेले निकल जाएगा। वह समुद्र में थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसका बेड़ा टूट जाता है और रिचर्ड को दोबारा तैरकर किनारे लौटना पड़ता है। एमिलीन को अंदर से खुशी होती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि रिचर्ड कभी उससे दूर जाए। अब दोनों पहले से ज्यादा समय एक साथ बिताने लगते हैं। उनके बीच का आकर्षण बढ़ता है और एक दिन वे एक दूसरे के बहुत करीब आकर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद यह उनके लिए नया और सुखद अनुभव था, इसलिए दिन में कई बार वे एक दूसरे के करीब आते। कई दिनों बाद एमिलीन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह कहती है कि उसके पेट में कुछ अजीब हो रहा है। दोनों को समझ नहीं आता कि यह क्या है। एक दिन वह रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है। अंदर हल्की सी हलचल होती है। रिचर्ड डर जाता है। उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में एमिलीन प्रेग्नेंट थी। कुछ हफ्तों में उसका पेट बढ़ने लगता है, लेकिन इस बात से दोनों अनजान होते हैं कि जल्द ही एक बच्चा जन्म लेने वाला है। एक रात रिचर्ड को फिर से वही ढोल और आवाजें सुनाई देती हैं जो पहले पैडी और फिर एमिलीन सुन चुकी थी। जिज्ञासा में वह उस द्वीप के उस हिस्से में जाता है जहां पैडी ने जाने से मना किया था। वहां वह देखता है कि आदिवासी एक आदमी को रस्मों के लिए ले आए हैं। ये देखकर रिचर्ड डर जाता है और तुरंत वापस लौट आता है। तभी उसे एमिलीन की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ देर बाद वह वहीं बच्चे को जन्म देती है। दोनों डर और खुशी के मिश्रित भाव में खड़े होते हैं क्योंकि पहली बार उनके पास एक नया जीवन था। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि उसे कैसे शांत करे। रिचर्ड नारियल पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसे नहीं पीता। फिर वे अपनी उंगली उसके मुंह के पास करते हैं और बच्चा उसे चूसना शुरू कर देता है। अब उन्हें समझ आता है कि बच्चा चूस कर पीता है, लेकिन उसे क्या पीना चाहिए ये अभी भी नहीं पता। इसी दौरान एमिलीन बच्चे को अपने सीने से लगाती है और बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि बच्चे का खाना यही है। वे बच्चे का नाम पैडी रखते हैं, पैडी बटन की याद में। ये एक लड़का था। अब तीनों एक छोटा सा परिवार बन चुके थे। उन्हें दुनिया की समझ तो नहीं थी, लेकिन जीवन ने उन्हें अपने तरीके से सब सिखा दिया। यही सब चल रहा होता है कि कई महीने बीत जाते हैं। अब दृश्य समुद्र पर बदलता है जहां एक जहाज दिखाई देता है। जहाज पर खड़े लोग दूरबीन से उसी द्वीप की तरफ देख रहे होते हैं। जहाज पर मौजूद आदमी कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड का पिता होता है। जहाज पर मौजूद लोग वास्तव में रिचर्ड को ढूंढने के लिए ही आए थे। अब रिचर्ड बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए दूरबीन से देखने पर वे उसे और एमिलीन को तो देख लेते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। वे यह सोचकर द्वीप पर नहीं उतरते कि शायद वे गलत लोग हों। उधर रिचर्ड और एमिलीन भी जहाज को देख लेते हैं, लेकिन अब वे इस द्वीप से वापस नहीं जाना चाहते थे।
यहाँ उनका घर था, जीवन था और अब उनका बच्चा भी था, इसलिए वे कोई संकेत नहीं देते। अगली सुबह वे तीनों उस छोटी नाव से उसी छोटे द्वीप पर पहुंचते हैं जहां वे बचपन में पहली बार उतरे थे। वही जगह जहां पैडी ने उन्हें जिंदा रहने की शुरुआत सिखाई थी। वहां उनके बचपन की कुछ चीजें अब भी पड़ी थीं। इसी दौरान एमिलीन कुछ बेरीज तोड़कर अपने पास रख लेती है, वही जहरीली बेरीज जिन्हें पैडी ने बचपन में खाने से मना किया था। इसके बाद एमिलीन अपने बेटे के साथ नाव में बैठ जाती है, जबकि रिचर्ड जंगल में था। एमिलीन कहीं सोचों में खोई होती है और नाव धीरे धीरे पानी में बहने लगती है। उसका बेटा नाव का चप्पू पानी में गिरा देता है। एमिलीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चप्पू दूर बह जाता है। वह घबराकर रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड ये सुनकर समुद्र में कूद जाता है और तेजी से नाव की तरफ तैरने लगता है। कुछ ही देर बाद वह नाव तक पहुंच जाता है, लेकिन अब तक नाव समुद्र के बीच दूर निकल चुकी थी। इनके पास अब चप्पू नहीं था, इसलिए वे अपने हाथों से पानी चलाकर नाव को वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे रात हो जाती है। नाव समुद्र के बीच जा रही होती है। उनके पास न खाने के लिए कुछ होता है, न पीने के लिए पानी। उम्मीदें खत्म होने लगती हैं। 2 दिनों तक यह तीनों इसी तरह नाव में रहते हैं। दोनों पूरी तरह थककर सो जाते हैं। उनका बेटा एमिलीन के पास लेटा होता है। उसे उन बेरीज के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वह बेरीज खा लेता है। एमिलीन की आंख खुलती है और वो अपने बेटे को बेरी खाते देख घबरा जाती है। वह उसके मुंह से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा बेरी खा चुका था। दोनों जानते थे कि यह बेरीज जहरीली हैं और इंसान को मार देती हैं। उनका बेटा उनींदा होने लगता है। रिचर्ड और एमिलीन एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका बच्चा शायद बच नहीं पाएगा। वे तय करते हैं कि वे उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। रिचर्ड और एमिलीन भी वही बेरी खा लेते हैं और अपने बच्चे को सीने से लगाकर लेट जाते हैं। धीरे धीरे तीनों को नींद आने लगती है। नाव समुद्र के बीच बहती रहती है। यहाँ दृश्य कट होता है और जहाज पर रिचर्ड के पिता को दिखाया जाता है। कई महीनों की खोज के बाद वह अब भी अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक नाव दिखती है, वही नाव जिसमें रिचर्ड, एमिलीन और बच्चा होता है। वह अपने लोगों को सेफ्टी बोट में भेजते हैं। उनके आदमी नाव तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि तीनों जिंदा हैं, बस गहरी नींद में हैं। रिचर्ड के पिता और उनके आदमी उन्हें अपने जहाज पर ले आते हैं। रिचर्ड के पिता उन्हें देखते हैं। वे अपने बच्चे को पहचान नहीं पाते, क्योंकि रिचर्ड अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागती है। अंत में उन्हें बचा लिया जाता है और जहाज धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगता है।